नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बीजेपी राज में गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सबका साथ नारे से गरीब गायब अखिलेश यादव। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सपा का बड़ा आरोप, मेरठ रैली में अखिलेश यादव की सुरक्षा में योगी सरकार ने बरती कोताही। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों की वापसी पर कमलनाथ ने कही बड़ी बात, बीजेपी पर बोले जिद छोड़ देते। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी राज में गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़, सबका साथ नारे से गरीब गायब अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा राज में गरीबों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ आम बात है। उसके सबका साथ नारे में गरीब गायब हैं, इसलिए गरीबों का पेट भरने वाले अनाज पर भी डाका पड़ने लगा है। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य भंडारण निगम में करोड़ों की धांधली सामने आई है। 23,148 बोरे अनाज का सीतापुर के नेरी कला केंद्र पर गबन होने की रिपोर्ट है, जिसकी कीमत 7 से 8 करोड़ रुपए की बताई जाती है। इस डिपो से गरीबों में बंटने वाला चावल भी खराब किस्म का पाया गया है। 20-20 किलो की बोरियों में भरा गया चावल का रंग भी पीला बताया गया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सत्ता संरक्षित घोटालेबाजों ने गरीब बच्चों के निवाले को भी नहीं छोड़ा। मिड डे मील योजना में भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। बच्चों को पौष्टिक आहार देने की जो व्यवस्था समाजवादी सरकार में शुरू हुई थी, भाजपा सरकार ने आते ही उसमें भी घोटाला कर दिया। कानपुर में भीतरगांव के एकीकृत उच्च प्राथमिक विद्यालय में जहरीला मिड डे मील खाने से 50 बच्चों की हालत बिगड़ गई। ऐसी शिकायतें अन्य स्थानों से भी मिलती रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, गरीबों को राहत का झूठा दिखावा करने वाली भाजपा सरकार की संवेदनशून्यता चरम पर है। जाड़े में गरीब ठिठुर रहा है, उन्हें कंबल बांटने की सुध अफसरों को नहीं है। अस्पतालों में बनाए गए रैन बसेरों में अव्यवस्था के चलते लोग उसमें ठहरने से परहेज करते हैं। यही भाजपा का अमानवीय आचरण है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, तमाम रैन बसेरों में साफ सफाई केवल कागजों में होती है, गरीबों को फटे पुराने गैदों में लेटना पड़ता है। वहीं अस्पतालों में तो हालत और खराब है। मरीजों के रिश्तेदार वार्ड के बाहर ही रात बिताने को मजबूर हैं। तीमारदारों को ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो हालात हैं, उनमें कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। संक्रमण का खतरा तो हर जगह बना हुआ है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा का बड़ा आरोप, मेरठ रैली में अखिलेश यादव की सुरक्षा में योगी सरकार ने बरती कोताही। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा ने पिछले दिनों मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आयोजित जनसभा में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुरक्षा में कोताही बरतने का योगी सरकार पर आरोप लगाया है। सपा के प्रवक्ता फखरुद्दीन हसन चांद ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर यह मुद्दा उठाते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि मेरठ रैली में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी की मेरठ रैली में हमारे नेता की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। सुरक्षा के नाम पर एक सीओ की ड्यूटी थी, वो भी नदारत थे। हसन ने कहा कि मंच के चारों तरफ से हजारों की भीड़ थी, लेकिन व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने सरकार से अखिलेश के लिए पुख्ता सुरक्षा इंतजाम करने की मांग करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी सरकार को चेतावनी देती है कि हमारे नेता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। साथ ही उन्होंने मेरठ की रैली में सपा अध्यक्ष की सुरक्षा में लापरवाही बरते जाने की जांच कराने की भी मांग की। हसन ने कहा, डीजीपी यूपी से निवेदन है कि पूरे मामले का संज्ञान लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उल्लेखनीय है कि गत 7 दिसंबर को सपा रालोद गठबंधन के तहत पहली रैली मेरठ में आयोजित की गई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की वापसी पर कमलनाथ ने कही बड़ी बात, बीजेपी पर बोले जिद छोड़ देते। जी हां दोस्तों, करीब 378 दिनों के बाद किसानों की देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से वापसी हो रही है। इसे लेकर जहां किसानों में खुशी की लहर है, तो वहीं सियासत भी गर्म है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों की वापसी पर उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं देश भर के किसान भाइयों को बधाई देता हूं कि उनके 378 दिन के संघर्ष की जीत का दिन परिणाम के रूप में आखिर सामने आ ही गया। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हमला बोला और आगे ट्वीट करते हुए लिखा कि इन 378 दिनों में हमारे अन्नदाता किसान भाइयों ने कई पीड़ाएं सही, कई कष्ट भोगे। भारी बारिश, कपकपाती ठंड में भी उनके हौसले नहीं डिगे, पानी की तेज बौछारों में भी वे नहीं भीगे, कंटीली तारों, नुकीली कीलों, गड्ढों से भी वो पस्त नहीं हुए। उनके हौसलों ने एक अहंकारी सरकार को आखिर झुका ही दिया और हमारे किसान भाइयों की फतह हुई। कमलनाथ ने आगे लिखा कि बस इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि किसानों के हित में सरकार यह फैसला शुरू में ही ले लेती। अपनी जिद छोड़ देती तो सैकड़ों किसानों की शहादत को रोका जा सकता था। किसानों के हर संघर्ष में कांग्रेस उनके साथ सदैव खड़ी है। बता दें, किसानों की मांगें पूरा करने के सरकार के वादे के बाद लंबे समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। ओमाइक्रॉन वेरिएंट के देश में फैलने की क्या है रफ्तार, अगले 2 हफ्ते में पता चल जाएगा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भारत में अतिरिक्त एहतियात बरती जा रही है। अब तक इस कोरोना के नए वेरिएंट के कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं। सबसे ताज़ा मामला मुंबई की स्लम बस्ती धारावी में रिपोर्ट किया गया। वहीं इस वेरिएंट की ताज़ा स्थिति पर शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी बीच इस वेरिएंट को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है, ये कितनी तेजी से फैलता है, इस बारे में अगले 2 सप्ताह के अंदर पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में लगातार ये खबरें आ रही हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक है, लेकिन ये डेल्टा के मुकाबले बेहद तेजी से फैलता है। शनिवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी भी मीटिंग करेंगे, जिसमें कोरोना वायरस के देश में ताज़ा हालात, हेल्थ केयर सुविधाओं पर भी मंथन होगा। इसी बीच देश में कई जगह से फर्जी वैक्सीनेशन के मामले भी सामने आए हैं। इस पर सूत्रों ने बताया कि ये डाटा एंट्री लेवल पर हुई गलती है। ऐसे इक्का दुक्का ही मामले हैं। ऐसे में इस तरह के मामले भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बड़ी तस्वीर पेश नहीं करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाथ थामेंगे पप्पू यादव, जैप का कांग्रेस में करेंगे विलय। जी हां दोस्तों, बिहार में जन अधिकार पार्टी का अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस में विलय हो सकता है। अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने विलय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए 16 और 17 दिसंबर को बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा, हमारे नेता पप्पू यादव ने पहले ही 2 दिसंबर को पार्टी की सभी समितियों और विंगों को भंग कर दिया है और इसकी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने की थी। समितियों और विंगों को भंग करना विलय का संकेत था। इसके साथ कोई भी किसी भी पद पर नहीं रहेगा। पप्पू यादव ही पार्टी का इकलौता चेहरा है। उनके अलावा कोई भी चुनाव के दौरान भीड़ खींचने में सक्षम नहीं है। चूंकि बिहार में आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी जैसी बड़ी राजनीतिक ताकतों के खिलाफ चुनाव लड़ना कठिन होगा, इसलिए सबसे पुरानी पार्टी के साथ विलय एक बुद्धिमान निर्णय है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता असित नाथ तिवारी ने भी विलय की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन ने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पप्पू यादव उपेंद्र कुशवाहा की राह पर चल रहे हैं, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी बेहद कड़वी हार का स्वाद चखा था। उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी रालोसपा एक भी सीट जीतने में विफल रही। कुशवाहा भी अपनी सीट हार गए। हार के बाद उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जनता दल यूनाइटेड के साथ अपनी पार्टी का विलय कर दिया। पप्पू यादव भी यही कर रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन होने के बावजूद उनकी पार्टी 2020 के विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाई थी। यादव ने गठबंधन का नेतृत्व किया था, जिसने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी सीट हासिल नहीं कर सके। जांबाज बिपिन रावत को देश ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि, राहुल गांधी और अमित शाह भी पहुंचे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता हरीश रावत और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों कीर्तिका और तारिणी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटी ने अपने बच्चे के साथ श्रद्धांजलि दी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियों ने नम आंखों से अपने माता पिता को श्रद्धांजलि दी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनरल बिपिन रावत की मौत पर लोगों के मन में है संदेह, दूर करे मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। राज्यसभा सदस्य राउत ने कहा कि जनरल रावत ने हाल के दिनों में चीन पाकिस्तान के खिलाफ देश की सैन्य प्रतिक्रिया तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। संजय राउत ने पूछा, इसलिए जब ऐसी दुर्घटना होती है तो लोगों के मन में संदेह पैदा होता है। राउत ने कहा कि जनरल रावत को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर 2 इंजनों द्वारा संचालित एक आधुनिक हेलीकॉप्टर था। उन्होंने पूछा, हम सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण का दावा करते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है? राउत ने दावा किया कि इस दुर्घटना से पूरा देश नेतृत्व भ्रमित हो सकता है। रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री को सभी संदेह को दूर करना चाहिए। शिवसेना नेता ने यह भी कहा कि जनरल रावत ने पुलवामा हमले के बाद भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, पूर्वांचल के इस कद्दावर नेता ने थामा बसपा का दामन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से पहले आयाराम गयाराम का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा को एक के बाद एक झटका लग रहा है। पिछले सप्ताह भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और अकबरपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके चंद्र प्रकाश वर्मा ने भाजपा छोड़ बसपा में शामिल हुए थे।
वहीं जलालपुर के कद्दावर नेता एवं 2017 में भाजपा के टिकट पर जलालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके राजेश सिंह भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हो गए। बसपा के कोऑर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने राजेश सिंह को बसपा की सदस्यता दिलाई। राजेश सिंह का पार्टी छोड़ना भाजपा के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं अब यह भी समझा जा रहा है कि बसपा उन्हें 2022 में जलालपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। राजेश सिंह पूर्व विधायक स्वर्गीय शेर बहादुर सिंह के पुत्र हैं। शेर बहादुर सिंह की गिनती पूर्वांचल के बड़े नेताओं में होती है। वह 5 बार जलालपुर से विधायक रहे हैं। शेर बहादुर सिंह ऐसे नेता थे जिनके लिए दल कोई मायने नहीं रखता था। वह जिस भी पार्टी में गए और चुनाव लड़े हैं, उसी पार्टी से उन्हें जीत मिली है। उनकी गिनती जमीनी नेताओं में होती है। बता दें कि राजेश सिंह 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और जीतकर विधानसभा में पहुंचे, लेकिन 2017 में वो भाजपा में शामिल हो गए। उनकी तबीयत खराब होने के कारण 2017 में उनके पुत्र राजेश सिंह को भाजपा ने चुनाव लड़ाया था, लेकिन वह जीत नहीं पाए थे। पिछले कुछ दिनों से वो पार्टी से किनारा कर लिए थे, जिसके बाद समझा जा रहा था कि वो जल्द ही किसी पार्टी में शामिल होंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कानपुर पुलिस की बर्बरता पर वरुण गांधी ने योगी सरकार को पढ़ाया कानून का पाठ। बीजेपी सांसद ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर दागे सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पीलीभीत सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी अपनी ही सरकार की आलोचना के लिए चर्चा के केंद्र में रहते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना हो या फिर यूपीटीईटी पेपर लीक या फिर शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज या फिर महंगाई और बेरोजगारी के मसले, वरुण हर घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर सवालिया निशाना उठाते रहे हैं। वरुण गांधी ने एक बार फिर से योगी सरकार को घेरा है। इस बार वरुण ने कानपुर में गोद में बच्चे को लिए शख्स पर बर्बरता से लाठी बरसा रही पुलिस का वीडियो शेयर कर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सशक्त कानून व्यवस्था वह है जहां कमजोर से कमजोर व्यक्ति को न्याय मिल सके। यह नहीं कि न्याय मांगने वालों को न्याय के स्थान पर इस बर्बरता का सामना करना पड़े। यह बहुत कष्टदायक है। भयभीत समाज कानून के राज का उदाहरण नहीं है। सशक्त कानून व्यवस्था वो है जहां कानून का भय हो, पुलिस का नहीं। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है जिसमें जिला अस्पताल के बाहर एक शख्स को पुलिस बर्बरता से लाठी मार रही है। शख्स की गोद में उसका 3 साल का मासूम भी है। वह बार बार पुलिस से गुहार लगा रहा है कि बच्चे को लग जाएगी, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। पिता को पिटता देख बच्चा भी चीख चीख कर रो रहा है। वीडियो में पुलिस बच्चे को भी खींचती दिख रही है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। इसके चलते अकबरपुर पुलिस की काफी आलोचना हो रही है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसी के पास खड़े एक शख्स की पिटाई हो रही है। लोकल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर शख्स को दौड़ा दौड़ा कर लाठियों से मार रहा है। वह शख्स गोद में अपने बच्चे को लिए हुए है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, हार के डर से बीजेपी बौखला गई है, किया ये बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को झूठे वादों की महारथी करार देते हुए गुरुवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित हार से डरी बीजेपी बौखला गई है। यादव ने एक बयान में कहा, बीजेपी सरकार विज्ञापन में नंबर 1 और शासन में 0 है। उसे झूठे वादों में महारत हासिल है, मगर अब जनता सच्चाई से भलीभांति परिचित हो गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को बीजेपी और समाजवादी सरकारों के बीच फर्क भी मालूम है। यादव ने कहा कि 2022 में प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता के आक्रोश और अपनी हार से डरी बीजेपी में बौखलाहट की स्थिति है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर कानून व्यवस्था को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा, इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। सच्चाई यह है कि बीजेपी के राज में कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। प्रशासन पूरी तरह पंगु है, महिलाएं असुरक्षित हैं, राजधानी लखनऊ में भी अपराधी बेफिक्र हैं। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया, प्रदेश में बीजेपी के अब तक के कार्यकाल में लोगों की जिंदगी और युवाओं के भविष्य के साथ सिर्फ खिलवाड़ हुआ है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। खर्च बढ़ने और कमाई घटने से एक बड़ी आबादी के सपने टूट गए हैं। आक्रोशित जनता साल 2022 के चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी।